स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमर्स गुरुजी पर। और जो हम मैक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर चल रहा था हमारा मनी इन बैंकिंग, उसमें हमारा लास्ट वीडियो में मनी का पोर्शन सारा खत्म हो चुका था और आज की वीडियो में स्टार्ट होने वाली है आपकी बैंकिंग यानी कि बैंकिंग का पोर्शन। तो आज हम सीखेंगे बैंकिंग के बारे में। सबसे पहले बैंकिंग की बात आती है तो पहले हम सीखेंगे कॉमर्शियल बैंक। कॉमर्शियल बैंक क्या होती है? कॉमर्शियल बैंक एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो हमारी डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट करती है। आपके आसपास के जितने भी बैंक हैं ये हमारे कॉमर्शियल बैंक कहलाते हैं। आपकी डिपॉजिट को एक्सेप्ट करती है और आपको लोन ऑफर करती है आपके कंजप्शन या आपके इन्वेस्टमेंट के लिए। ये दो मेन से काम करती है। अकॉर्डिंग टू इंडियन बैंकिंग कंपनी एक्ट, जो बैंकिंग कंपनी है ये क्या करती है? ट्रांजैक्ट करती है। या इसका मतलब क्या होता है? आपकी जो भी डिपॉजिट है उसको एक्सेप्ट करेगी। क्यों करेगी? ताकि ये जो आपकी डिपॉजिट को एक्सेप्ट करेगी वो कहीं और इन्वेस्ट कर सके अच्छी जगह, ताकि आपका भी फायदा हो और उनका भी फायदा हो। ठीक है ना? तो बेसिकली सर ये क्या करते हैं, एक चीज आती है जिसको हम कहते हैं स्प्रेड। स्प्रेड का मतलब क्या होता है कि जो आपकी रेट ऑफ इंटरेस्ट है, फॉर एग्जाम्पल जब आप बैंक में पैसा जमा करोगे, मान लो 1 साल 2 साल के लिए, उसकी ब्याज कम देती है बैंक एज कंपैरिजन टू उसकी ब्याज ज्यादा लेगी जब हम किसी बैंक से लोन लेते हैं। तो यानी कि स्प्रेड का मतलब क्या होता है? रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज बाय द बैंक फॉर द लोन माइनस रेट ऑफ इंटरेस्ट पेड बाय द बैंक फॉर द डिपॉजिट। इसका बीच का जो गैप होता है उसे हम कहते हैं स्प्रेड। इसी तरीके से जो बैंक है वो पैसा कमाती है। तो अभी तक आपने दो बात सुनी कि सर जो हमारी कॉमर्शियल बैंक है वो दो चीजें करती हैं, एक हमारी डिपॉजिट को एक्सेप्ट करती है और एक क्या करती है? लोन हमें प्रोवाइड करती है। तो मैं दोनों के बारे में थोड़ा थोड़ा आपसे बात कर लेता हूँ। भाई जो हमारी बैंक है वो हमारी डिपॉजिट को एक्सेप्ट करती है। किसकी? पब्लिक की। पब्लिक अपने चाहे चेकेबल डिपॉजिट हो या नॉन चेकेबल डिपॉजिट हो, दोनों हमारे बैंक में जमा कर सकते हैं। यस सर। चेकेबल डिपॉजिट क्या होते हैं? चेकेबल डिपॉजिट वो डिपॉजिट होते हैं जो चेक से ही पैसा निकलेगा, कभी भी निकाल लो। नॉन चेकेबल वो होते हैं जो बिना चेक के पैसा निकल जाएगा। जैसे कि आपने इससे पहले वाले चैप्टर में सुना था, कौन से? टर्म डिपॉजिट था। ऐसे एडवांस लोन। एडवांस लोन का मतलब क्या होता है? जो भी हमारी कॉमर्शियल बैंक होती है उनका एक बेसिक फीचर होता है लोन को एडवांस करना। बेसिकली जो बैंक होती है उनका जो मेन रेवेन्यू का फंडा होता है वो लोन के जरिए से ही होता है। तो अभी आपके कोर्स में जो है क्रेडिट क्रिएशन, मनी क्रिएशन वैसे तो है नहीं, लेकिन सिंपली मैं आपको एक छोटे से डिस्कशन से बता देता हूं कि होता क्या है मनी क्रिएशन। मनी क्रिएशन कैसे करती है कॉमर्शियल बैंक, कैसे पूरी प्रोसेस चलती है, वो हम समझेंगे। देखिए, प्रीवियस चैप्टर में आपको बताया था कि सप्लाई ऑफ मनी में जो हमारी सेंट्रल बैंक है इसके पास जो नोट्स वगैरह होते हैं वो सब होते हैं। ठीक है। अब ये प्रोसेस कैसे चलता है भाई? कॉमर्शियल बैंक क्रिएट कैसे करती है मनी? कैसे क्रिएट करती है? जो भी बोरोवर्स हैं, जो भी लोन लेने वाले हैं, उनको पैसा देकर, भाई तभी तो उसके पास ज्यादा रेवेन्यू आएगा। इसीलिए हम मनी क्रिएशन को क्रेडिट क्रिएशन भी कहते हैं। और ये जो क्रेडिट क्रिएशन है वो आपके कोर्स का हिस्सा नहीं है इस साल। ठीक है ना? क्रेडिट क्रिएशन आपके कोर्स का हिस्सा नहीं है। फिर भी एक बार को आप समझ लीजिए कि क्या होता है कि मान लीजिए आपकी बैंक में किसी ने पैसा जमा किया 10,000 की। सर मैं आपकी बैंक में 10,000 रुपए जमा करना चाहता हूँ 1 साल के लिए, मुझे बताइए कितने रुपए मिल जाएंगे 1 साल बाद? आपने कहा 10,000 रुपए है, 10% ब्याज चल रही है हमारे बैंक में, आपको 11,000 रुपए मिल जाएंगे। यानी कि इस 10,000 को यूज करने के लिए मुझे कितना पैसा चाहिए? 10% यानी कि 1,000। तो इसका एक प्रॉपर फॉर्मूला होता है जिसको यूज किया जाता है, जिसको हम कहते हैं, उस फॉर्मूले को हम कहते हैं 1/RR इंटू कैश रिजर्व। आपको अंदाजा नहीं होगा कि बैंक आपके पैसों का 100 गुना नहीं, सॉरी 10 गुना वसूल सकता है। कैसे? यहाँ पे जो रिजर्व रिक्वायरमेंट है वो क्या है? 10%। और पैसा जमा कितना किया था? 10,000। आप सोचिए, ये परसेंट है, ये 100 ऊपर जाएगा, एक जीरो कट जाएगा, इसका मल्टीप्लाई 10 में करोगे तो 1 लाख आएगा। यानी कि अगर कोई पर्सन 10,000 रुपए बैंक में जमा कर रहा है तो बैंक उस 10,000 के 1 लाख रुपए तक अर्न कर सकती है।
विद द थ्रू ऑफर लोन। तो आप समझ में आया होगा, ये जो फॉर्मूला मैंने लिखा है ये मनी मल्टीप्लायर क्रेडिट मल्टीप्लायर का फॉर्मूला है। मनी मल्टीप्लायर का फॉर्मूला आपका सिर्फ यहाँ तक रह जाता है, और इनटू कैश क्रिएशन कर दोगे तो आपका ये क्रेडिट क्रिएशन का फॉर्मूला कहलाता है। ठीक है ना, यहाँ तक सही है। उसके बाद आपके दो वर्ड्स आते हैं, क्या भाई, कौन डिसाइड करता है जो रिजर्व रिक्वायरमेंट है वो कौन डिसाइड करता है? आरआर जो मैंने अभी बात करी रिजर्व रिक्वायरमेंट, ये कौन डिसाइड करता है? आरबीआई डिसाइड करती है, जाहिर सी बात है ना। आरबीआई हमारी डिसाइड करती है। तो हमारे पास क्या होता है, एक फंडा आता है जिससे हम कहते हैं सीआरआर, जिसकी फुल फॉर्म रहती है कैश रिजर्व रेशियो। अब बच्चों के माइंड में आया होगा सर ये तो कट चुका है। जी हाँ बेटा, ये कट चुका है, लेकिन आपको जो बुक में दे रखा है क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट और क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट, वहां पर ये दे रखा है। कहीं कहीं बुक में ये अलग से भी दे रखा है, तो हो सकता है मे बी इन द केस शायद पूछा जाए, और अगर नॉलेज के लिए आ जाए तो क्या दिक्कत है। सीआरआर क्या होता है? कैश रिजर्व रेशियो। कैश रिजर्व रेशियो का मतलब क्या होता है कि जितनी भी कॉमर्शियल बैंक है वो अपने रिजर्व का कुछ परसेंट पैसा आरबीआई के पास रिजर्व रखती हैं, जिसको हम कहते हैं सीआरआर, कैश रिजर्व रेशियो। इनकी जो रेट्स होती हैं वो चेंज होती रहती है। आरबीआई डिसाइड करती है कि क्या रेट होनी चाहिए, जिसके हिसाब से वो अपनी रिजर्व का कितना पैसा उनके पास रिजर्व रखे। ठीक, जी हाँ सर। ऐसे ही एक रिजर्व होता है एसएलआर, जिसे हम कहते हैं स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। ये वो रिजर्व होता है कि कितना पैसा आरबीआई कॉमर्शियल बैंक अपने पास रखे एज अ रिजर्व, उसको हम कहते हैं स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। तो आपको यहाँ पूरे पॉइंट में जो बात ध्यान रखने वाली है वो ये है कि हमारी जो कॉमर्शियल बैंक है वो क्या होती है, उसके फंक्शंस क्या होते हैं। अब बात आती है पापा के इनकी, इनको हम कहते हैं सेंट्रल बैंक। सर क्या है सेंट्रल बैंक? सेंट्रल बैंक हमारे इंडिया की एक एपेक्स बैंक है, जो कि पूरे बैंकिंग सिस्टम को, हमारी कंट्री के पूरे बैंकिंग सिस्टम को ये कंट्रोल करती है। एक तरीके से कह सकते हैं ये हमारी सोल एजेंसी है, एक ही एजेंसी है नोट इशू करने की, कंट्रोल करने की, मनी सप्लाई, मनी फॉरेन एक्सचेंज को कंट्रोल करने की। जैसे हमारे इंडिया में आरबीआई है, वैसे ही यूके में है बैंक ऑफ इंग्लैंड, है ना। वैसे ही यूएसए में है फेडरल रिजर्व सिस्टम, है ना। जो हमारे फर्स्ट सेंट्रल बैंक थी इन द वर्ल्ड वाज सेट अप इन 1668 स्वीडन में, है ना। उसके बाद 1694 में बैंक ऑफ इंग्लैंड आ गई थी। हालांकि ये आपके कोर्स का हिस्सा नहीं, लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत नॉलेज, माफ करना थोड़ा थोड़ा निकल जाता हूँ प्यार मोहब्बत में, है ना। फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक, फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक क्या है सर? बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है चैप्टर का, बोर्ड में बहुत बार आप देखेंगे इस क्वेश्चन को पाएंगे। फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक, सेंट्रल बैंक का फंक्शन क्या होता है? सेंट्रल बैंक का पहला फंक्शन होता है बैंक ऑफ इशूइंग नोट्स। मैंने अभी आपको बताया था कि जो सेंट्रल बैंक होती है उसके पास अथॉरिटी होती है, राइट होता है, जैसे हम मोनोपोली राइट भी कह सकते हैं। आपको मालूम होगा मोनोपोली का मतलब जहां पे वो अकेले राजा है ना। तो इनको हम, इस राइट को हम उनकी करेंसी अथॉरिटी भी कह सकते हैं, करेंसी अथॉरिटी फंक्शन, ठीक है ना। अभी तक जो भी ये राइट है बैंक ऑफ इशू, नोट इशू करने का, किसको है? वो हमारे आरबीआई को है ना। ये एक अनलिमिटेड लीगल टेंडर है जो सिर्फ आरबीआई के पास रहता है। सेकंड इसका फंक्शन रहता है बैंकर टू द गवर्नमेंट। बैंकर टू द गवर्नमेंट का मतलब क्या होता है? ये सेंट्रल बैंक एक बैंकर भी है, एजेंट भी है, फाइनेंशियल एडवाइजर भी है। किसके लिए? गवर्नमेंट के लिए। तो एक बैंकर होने के नाते ये मैनेज करती है गवर्नमेंट के सारे अकाउंट। गवर्नमेंट क्या खरीद रही है, क्या बेच रही है, खरीदेगी तो पैसा कहां से देगी, बेचेगी तो पैसा कहां से जाएगा, ये सारी चीज हमारी कंट्रोल करती है ना। तो इसी को हम कहते हैं हमारी बैंकर टू द गवर्नमेंट।
जो सेंट्रल बैंक होती है वो लोन भी ऑफर करती है किसको, गवर्नमेंट को, लेकिन इसके बदले वो गवर्नमेंट से गवर्नमेंट की सिक्योरिटी या ट्रेजरी बिल्स लेती है। ट्रेजरी बिल आप अभी बिजनेस में आगे चैप्टर्स आएंगे उसमें पढ़ेंगे आप, है ना। ये कब यूज होता है, जब हमारी कंडीशन ऐसे हो कि सरकार के पास खर्चा ज्यादा है लेकिन रेवेन्यू उतना नहीं है, जिसे हम डेफिशिएट कंडीशन कहते हैं। उस कंडीशन में वो आरबीआई से पैसा लेते हैं, आरबीआई के पास जाते हैं, जिसको हम कहते हैं डेफिशिएट फाइनेंसिंग थ्रू बोरिंग फ्रॉम द आरबीआई। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर ज्यादा होता है गवर्नमेंट के रेवेन्यू से, वहां पर आरबीआई उनकी मदद करती है, ठीक है ना। तो बैंक टू द गवर्नमेंट। थर्ड पॉइंट भी कुछ इसी जैसा मिलता जुलता है। वाइट चला के देखें, सॉरी गायब हो गए। तो थर्ड पॉइंट आता है बैंकर्स बैंक। भाई जितने भी हमारे आसपास, हमारे ऑल ओवर इंडिया में बैंक हैं, उन सभी का बाप तो एक ही है, उन सभी को कंट्रोल करने वाला तो एक ही है, कौन, आरबीआई। तो मैं कह सकता हूं कि जो बैंकरों की बैंक है वो कौन है, आरबीआई है। ये बताती है आपको कैसे काम करना है, कितना डिपॉजिट एक्सेप्ट करना है, कितना लोन प्रोवाइड करना है, रेट क्या रखनी है, लोन की रेट क्या होगी, ब्याज की रेट क्या होगी, इन सभी को एडवाइस कौन देती है, आरबीआई। तो ये तीसरा फंक्शन है आरबीआई का। फोर्थ आता है लेंडर ऑफ द लास्ट रिसोर्ट। ये ऐसा फंक्शन है जो कई बार सिंगल हैंडेड ही आपसे पूछा गया है। लेंडर ऑफ द लास्ट रिसोर्ट का मतलब क्या होता है, कॉमर्शियल बैंक क्या करती है, लायबिलिटी क्रिएट करती है कभी कभार अपने रिजर्व में से, है ना, लोन वगैरह प्रोवाइड करती है। तो कभी कभी क्या होता है, अगर ऐसी सिचुएशन आ जाए जहां पर जो इनका जो कॉन्फिडेंस था, क्राइसिस आ गई बैंक में, बैंक बंद होने के कगार पे है, बैंक खत्म होने के कगार पे है, तो इस कंडीशन में जो आरबीआई है वो आगे आकर इनकी मदद करती है उतने पैसे से जितने पैसे इन्होंने सीआरआर में जमा करे थे। तो ये लैंड ऑफ द लास्ट रिसोर्ट। उसके बाद आता है आपका कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज का मतलब है कि हमारे जो बाहर विदेश में जितने भी रिजर्व हो रहे हैं, जितने भी एक्सचेंज हो रहे हैं, उन सब पर कंट्रोल, उन सब की कस्टडी किसके हाथ में रहती है, आरबीआई के हाथ में रहती है। आरबीआई डिसाइड करता है कैसे मैनेज फ्लोटिंग करनी है। मैनेज फ्लोटिंग क्या होती है, सेल एंड परचेज होती है फॉरेन एक्सचेंज के लिए, है ना। तो ये 5 फंक्शंस काफी इंपॉर्टेंट भी है। फंक्शंस तो मैं अभी भी कह रहा हूँ बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग साथ साथ याद करते जाइएगा तो ज्यादा बेटर है। नेक्स्ट फंक्शन आता है आपका क्लियरिंग हाउस फंक्शन। क्लियरिंग हाउस फंक्शन में क्या होता है, जो सेंट्रल बैंक होती है परफॉर्म करती है कुछ फंक्शन जिससे क्लियरिंग हाउस फंक्शन, जैसे एग्जांपल लिया, मान लो एक बैंक है जिसने रिसीव किया एक चेक 10,000 का जो कि दूसरी बैंक के लिए आया था, और बैंक बी ने रिसीव किया जो कि पहली बैंक के लिए आया था। दोनों बैंक आपस में मिलेंगे, सेंट्रल बैंक की मदद से एक दूसरे का चेक क्लियर करेंगे। आपने देखा होगा ये एक चीज मैं आपको बता दूं, कभी कभी ऐसा होता होगा ना कि भाई आपका खाता एचडीएफसी में है और पार्टी खाता किसी और बैंक में, उसने अपने बैंक का चेक दे दिया, आपने अपने बैंक में लगा दिया, तो वो फिर आपके बैंक से टैली करते हैं कि भाई इनने हमें चेक दिया है, अकाउंट है या नहीं, पैसे हैं या नहीं, उसके बाद आपके बैंक में वो पैसा आ जाता है ना। और लास्ट इनका फंक्शन होता है 7th, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कंट्रोल ऑफ क्रेडिट। कंट्रोल ऑफ क्रेडिट में क्या होता है, कंट्रोल ऑफ क्रेडिट में होता है कि जो हमारी आरबीआई है ये कंट्रोल करती है कि कितना पैसा मार्केट में आगे निकालना है और कितना पैसा मार्केट में आगे नहीं निकालना। तो बेसिकली जो आपका मनी एंड बैंकिंग है उसमें आगे क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट है और क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट है, उनको आपको नहीं पढ़ना है क्योंकि आपके वो कोर्स का हिस्सा नहीं है। तो मनी एंड बैंकिंग आपका यहीं पर समाप्त होता है। अगली वीडियो में हम आपका अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे जो आपका एग्रीगेट डिमांड है। तब तक के लिए वीडियो को देखते रहिए, ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।